नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की कल दूसरी पारी है। पहले चरण में ज्यादातर जगह पर कम मतदान दर्ज किया गया, तो वहीं दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार के साथ साथ मतदाताओं को भी जागरूक करने पर जोर दिया गया। अब दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही कल कई दिग्गजों की भी अग्नि परीक्षा है और उसमें पहले हम आपको दिखाएंगे हर एक सीट पर तैयारी की तस्वीर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। गांव के जिनको कि हमने इस बार सुरक्षागत कारणों से शिफ्टिंग किया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का रण सज चुका है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल मतदान होगा और उससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए तमाम पोलिंग बूथ पर मतदान कर्मी पहुंच गए हैं और दूसरे चरण में मतदान को सफल बनाने के लिए अनूठी पहल की जा रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के दमोह में हर मतदान केंद्र के नाम पर एक दीपक जलाकर लोगों को मतदान जागरूकता का संदेश दिया गया। जिला प्रशासन और समाज सेवी संस्थाओं के लोगों ने जिले के 1168 मतदान केंद्रों के नाम इतने ही दीपक जलाकर जिले के हर एक मतदाता से वोट करने की अपील की। तो इधर खजुराहो लोकसभा सीट पर मतदान कराने के लिए मतदान दल चुनावी सामान लेकर पोलिंग बूथ पहुँच गए हैं। रीवा में भी मतदान कराने के लिए मतदान दल पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं। रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज से मतदान दल रवाना हुए, छतरपुर से भी मतदान दल रवाना हो गए हैं। कल टीकमगढ़ खजुराहो में होने वाले चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां अपने बूथ पर पहुंच गई हैं। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी निर्वाचन की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में दूसरे चरण में 3 सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहां राजनांदगांव में चुनाव कराने के लिए मतदान दल चुनाव सामग्री लेकर अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं, तो कल होने वाले चुनाव के लिए मतदान कर्मचारियों का उत्साह काफी हाई है। तो वहीं महासमुंद में भी चुनाव कराने के लिए मतदान दल अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं। कल होने वाले चुनाव को सफल बनाने के लिए मतदान कर्मी पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। इधर कांकेर लोकसभा चुनाव को लेकर भी मतदान कर्मियों का उत्साह काफी हाई है। कल होने वाले चुनाव से पहले बालोद कलेक्टर ने महिला मतदान कर्मियों को फूल भेंटकर कलेक्ट्रेट से रवाना किया। तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की ओर से भी मतदान से पहले पूरी जानकारी साझा की गई। इस दौरान कहां कितने बूथ हैं, कितने मतदाता है और सभी जानकारियां साझा की गई। कुल 47 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें मतदान की कार्रवाई होगी। कुल 80 कैंडिडेट्स हैं, 80 कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं इसमें, जिसमें 75 मेल हैं, 4 फीमेल हैं और 1 थर्ड जेंडर। 12,828 मतदान केंद्र हैं इस सेकेंड फेज में। इन 12,828 में 6 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं। कुल मतदाताओं की संख्या अगर इस फेज में देखें जो उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं, वो है 1,11,62,460। तो पूरे राज्य में 500 हमारे पास में 18 ऐसे शेडो एरिया के पोलिंग स्टेशंस थे। 518 में से फेज 2 में 283 शेडो एरिया के पोलिंग स्टेशंस रहेंगे, यहाँ पे हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है। और 55 ऐसे मतदान केंद्र है कांकेर, मोहला, मानपुर और कोंडागांव के, जिनको कि हमने इस बार सुरक्षागत कारणों से शिफ्टिंग किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुल 9 सीटों पर कल मतदान होना है और इन सीटों की कमान जनता ने अब अपने हाथों में ले ली है। और अब जनता जनार्दन ही तय करेगी कि आखिर किसका राज तिलक होगा और किसकी घर वापसी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कल दूसरे चरण का मतदान होना है और मध्य प्रदेश की 6 सीटें और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर यह मतदान होगा। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रेरणा मिश्रा हमारे साथ रीवा से मौजूद हैं। सबसे पहले प्रेरणा का रुख करना चाहूंगी। प्रेरणा, अगर हम रीवा की जनता के मुद्दों को समझना चाहें और उनके उत्साह को समझना चाहें तो क्या तस्वीरें हैं?
बाद कल दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और उससे पहले मैं तस्वीरें दिखाती हूँ। उत्साह आपको ये तस्वीरें ही बता रही है कि आज ये तमाम मतदाता मेरे साथ इसलिए खड़े हैं ताकि वो अपने मुद्दे बता पाएं कि किन मुद्दों पर कल वो अपना प्रत्याशी चुनेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आप करती क्या है ये बताइएगा। मैं टीचर हूँ प्राइवेट सेक्टर में, एक कॉर्पोरेट कंपनी में मैं जॉब। अच्छा, आप टीचर हैं तो आपको पता होगा शिक्षा से जुड़े क्या मुद्दे हैं इस बार। जी, शिक्षा से जुड़े तो ऐसे तो देखिए कई सारे मुद्दे हैं और हमें पता है कि टीचर्स आर द नेशन बिल्डर्स। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, सरकार को इस तरफ बहुत सारे काम भी करने की ज़रूरत है। और मेरी विशेष अपील रहेगी सरकार से कि शिक्षकों की तरफ और ख़ासकर जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका कई तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सरकार से उम्मीद करूंगी कि उस पर थोड़ा सा काम किया जाए। बिल्कुल, ये ज़रूरी भी है। आप भी एक महिला हैं और घर से लेकर आप बाहर तक के तमाम मुद्दे समझती हैं। बताइएगा इस बार आप अपना प्रत्याशी कैसे चुनेंगी। चलिए मैं आऊँगी आपके पास। आप बताइएगा अंकल, आप क्या करते हैं और क्या आपके इस बार मुद्दे होंगे चुनाव। मैं MPB में पदस्थ था। मैं 2022 में रिटायर हो गया हूँ, जनवरी 2022 में, और यहीं मेरा घर बना। ठीक है, तो रीवा की जनता के जो मुद्दे हैं वो हमने सुने हैं। अब राजनांदगांव से भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि वहां की क्या तस्वीरें। रूपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश, अगर हम पहले चरण का मतदान देखते हैं तो वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम देखने को मिला था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जोश भरने की कोशिश की गई थी पहले चरण के मुकाबले। तो इस बार की तस्वीरों में कितना बदलाव माना जा सकता है? देखिए, जो राजनांदगांव जिला है, राजनांदगांव लोकसभा सीट है जिसमें कि कवर्धा जिला है, राजनांदगांव जिला है, इसमें और मोहला मानपुर है, खैरागढ़ है, अब 4 जिले हो चुके हैं। मैं रूपेश लौटूंगी आपके पास और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। कि आज मैं कार्यालय की बैठक में शामिल हुआ जिसमें हमारी चुनाव प्रबंध समिति बैठी और बहुत अच्छे से हमने जो चुनाव का अभी तक का आकलन किया। एक तरह से मध्याह्न हुआ है हमारा। 2 चरण हमारे कल के बाद और बाकी रहेंगे। हमने बाकी की सीटों का और कल का इसमें विस्तार से बात की है और यशस्वी प्रधानमंत्री का कल सफलतम रोड शो हुआ। अभी तक की सभाएं हुई, माननीय HM साहब की, माननीय गृह मंत्री जी की जो सभाएं हुई, माननीय राजनाथ सिंह जी की सभाएं हुई, उन सबके मेरे दौरे सहित सबकी विस्तार से बात हुई। और मुझे इस बात का संतोष है कि यद्यपि बीता सप्ताह हमारा बहुत गर्मी का भी था और शादियों की और बाकी कारणों से एक तरह से व्यस्तता वाला भी था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा और बहुत दम से हमारी अपनी रणनीति का लाभ ये मिला कि बड़े पैमाने पर भाजपा के पक्ष में लोगों ने वोट दिया है। मैं अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए आभार मानना चाहता हूं, जिनके दौरों के कारण से मध्य प्रदेश और मोदीमय हो गया। यद्यपि वो लगातार 10 साल के कारण से मध्य प्रदेश में बच्चे बच्चे के ज़ुबान पर मोदी 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 और उनके काम की छाप अमिट रूप से है। आज के इस अवसर पर मेरे साथ हमारी पूरी समिति बैठी है। आज अपनी मध्य प्रदेश की धरती पर पुनः रात्रि में माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी आने वाले हैं। कल उनके साथ गुना और राजगढ़ के जिले के दौरे पे मैं रहने वाला हूँ। हम उम्मीद करेंगे कि माननीय गृह मंत्री जी का दौरा भी उसी गरिमा और आनंद के साथ संपन्न हो जिसके कारण से उनके अतीत के दौरों की हम तो प्रशंसा कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से पुनः अपील है कि ये मध्य प्रदेश शांति का टापू है। हम अपने निर्वाचन में खुलकर के भाग लें, जवाबदारी से भाग लें और यहाँ की व्यवस्थाओं में डूब कर चलते रहें। एक बार फिर आप सबका आभार। हाँ, हुआ ना। हमने कार्यकर्ताओं से कहा है, मैं जनता से आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि मतदान करना ये सबका अधिकार है और मतदान हमको करना ही चाहिए, क्योंकि लोकसभा हो या विधानसभा, खासकर लोकसभा तो और लोकसभा विधानसभा 5-5 साल बाद चुनाव होता है। ऐसे में माननीय मोदी जी का आज भारत को यशस्वी भारत के रूप में बदलना है, तो दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए हम सबको अधिकतम मतदान करना चाहिए। ये अपील भी हम कर रहे हैं और उसके लिए हमारे कार्यकर्ता निकल के जाने वाले हैं अपने अपने स्थान पर। वो जैसी हमारी परंपरा है, मध्य प्रदेश के लिए ये गौरवशाली संगठन का प्रदेश है और संगठन रचना हमारी बहुत मजबूत है और हम उस पर काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना था और वोटर्स किस तरह से पिछली बार हमने देखा था कि थोड़ा बहुत वोटिंग परसेंटेज कम था और रुपेश भी हमें उसी को लेकर के जानकारी दे रहे थे। रुपेश अपनी जानकारी कंप्लीट करेगा। देखिए, राजनांदगांव जो लोकसभा सीट है उसका कवर्धा जिला है, मोहला मानपुर का जो इलाका है अब नया जिला बन चुका है, वो नक्सल प्रभावित इलाका है। और जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पे जो वोटिंग है वो सुबह 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक होगी और बाकी जगहों पर
बाकी जगहों की तरह 7 से लेकर के 6 बजे तक होगी। अब देखना यह है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ता है या गिरता है, क्योंकि बस्तर में हमने देखा कि कई जगह मतदान का प्रतिशत बढ़ा था, कुछ जगहों पर घटा था। तो जो उत्साह जो विधानसभा चुनाव में नजर आया था, क्या वो उत्साह नजर आता है? क्योंकि गर्मी का मौसम है। हालांकि राहत की बात यह है कि महुए का जो सीजन है वो खत्म हो चुका है। और जैसा कि पहले फेज में हमने देखा था कि महिलाओं की लंबी कतारें लगी थी, तो यहां भी महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से करीब 10,000 ज्यादा है। 18,69,229 वोटर्स हैं और इनके लिए करीब 2300 बूथ बनाए गए हैं। इसी तरह से 10,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बड़ी संख्या में पहला मिलिट्री फोर्सेस का डिप्यूट किया गया, खासतौर से जो दूर दराज के इलाके सुरक्षा के लिहाज से बेहद तैयारियां यहां पर की गई है। मैं लौटूंगी आपके पास, तृप्ति का रुख करना चाहूंगी। महासमुंद से तृप्ति हमारे साथ बनी हुई है। तृप्ति, पहले फेज में हमने देखा था कि संगवारी केंद्र बनाए गए थे और महिलाओं ने मोर्चा वहां पर संभाला था। महासमुंद की बात करते हैं तो यहां पर कितने संगवारी केंद्र बनाए गए हैं और कितनी तैयारियां? महासमुंद में भी संगवारी केंद्रों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, महिलाओं को ज़्यादा मोर्चा दिया गया है। लेकिन इससे परे बात की जाए तो महासमुंद वो लोकसभा है जो काफ़ी बड़ी लोकसभा है। 8 विधानसभा जहां अभी 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है तो 4 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। बराबर का मुकाबला है। यहाँ कांटे की टक्कर भी देखी जा रही है, क्योंकि ताम्रध्वज साहू पूर्व गृह मंत्री बड़े नेता हैं, दिग्गज है कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने 2014 में एकमात्र दुर्ग लोकसभा सीट जीती थी। वो महासमुंद से इस बार किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरी तरफ रूपकुमारी चौधरी है जो बसना की रहने वाली है, स्थानीय है, विधायक भी रही है पहले। तो ये टक्कर जोरदार देखी जा रही है दोनों के बीच में। जहां तक मतदान दलों की बात की जाए तो तैयारियां पूरी हो गई है। शहर 8 बजे के बाद थोड़ा सा सुनसान हो जाता है, लेकिन मतदान दलों की तैयारियां काफी तेज है। और सुबह सुबह हम तस्वीर दिखाएंगे कि पहले मतदाता कौन जा रहे हैं और किस तरीके से ये खूबसूरत तस्वीरें हैं। तो हम भी अपील करते हैं। सत्यप्रकाश का रुख करना चाहूंगी। सत्यप्रकाश, कांकेर बेहद संवेदनशील है, सुरक्षा की दृष्टि से देखिए तो वहां पर कितनी तैयारियां हैं? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से तगड़ी तैयारी है और मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक जितने बल बस्तर लोकसभा चुनाव के वक्त में लगाए गए थे पहले फेज में, कमोबेश उतने ही बल कांकेर लोकसभा क्षेत्र में लगाए गए हैं। करीब 45 से 50 हज़ार के जो सुरक्षा कर्मी हैं, जिसमें अर्धसैनिक बल और छत्तीसगढ़ पुलिस और तमाम जो जिलों के बल हैं उसे अगर मिला ले तो। इसके अलावा भी अगर हम कहें तो प्रशासन की भी तगड़ी तैयारी है। निर्वाचन आयोग भी भीतर तक, जहां तक मतदान के प्रतिशत पहले जिन पोलिंग बूथ पे कम थे, उन पोलिंग बूथ पे भी मतदान के प्रतिशत बढ़ाने की कवायद कर रही है। और दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जिस तरह से जवानों का मनोबल हाई है, क्योंकि 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है। उसके बाद एक तो है कि फूक कर कदम रखा जा रहा है, अपनी वो तैयारी है, लेकिन ये भी है कि जवानों का मनोबल हाई है और उससे लोगों का मनोबल पहले के मुकाबले मुझे लगता है हाई ज़रूर हुआ होगा। और मुझे जो लगता है कि पहले के मुकाबले इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकती है। अभी मैं भानु प्रतापपुर में मौजूद हूँ और देखिए 8 विधानसभा क्षेत्र हैं कांकेर लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें 4 विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक के मतदान होना है और यहाँ भी वही स्थिति रहने वाली है। सुरक्षा के लिहाज से पूरी तैयारी यहाँ पर भी कर ली गई है। अजय दुबे का रुख करना चाहूंगी, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने दौरा देखा था, भगवा में वो पूरा दौरा रहा था। कितना ज्यादा प्रभाव आप जनता पर देख रहे हैं, क्योंकि पहले चरण में कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंट कम रहा था और उसका असर इस बार कितना विपरीत देखने को मिल सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो जिसकी लोकप्रियता है वो कल की भीड़ और जो लोग अभिवादन करने प्रधानमंत्री मोदी का आए थे, उनकी एक झलक पाने को आए थे, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी को देखने कल भी राजधानी भोपाल में जुटे थे। और प्रधानमंत्री मोदी चाहे पहले चरण की बात हो चाहे दूसरे चरण की बात हो, अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ दौरे किए। तो जाहिर तौर पर इस बार चूंकि पिछली बार कुछ जिलों में जैसे सिंगरौली सीधी लोकसभा सीट जो है वहां पर वोटिंग परसेंटेज कुछ कम था और कुछ बालाघाट में कुछ कम था, तो ऐसे इलाकों को देखते हुए इस बार निर्वाचन आयोग ने तैयारियां की थी, अलग अलग जगहों पर प्रतियोगिताएं की और उसके साथ साथ जनता को जागरूक करने के लिए दीप प्रज्वलित किए। तो कई तरह से जनता को जागरूक करने की निर्वाचन आयोग ने कोशिश की। निर्वाचन आयोग ने भी पूरी कोशिश की थी जनता को जागरूक करने के लिए और जनता के बीच भी पहुंचे थे। अगर कुछ इसी तरह के मुद्दे निकल के भी सामने आ रहे थे। छतरपुर जाना चाहूंगी, हरीश गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। हरीश, छतरपुर की जनता के क्या मुद्दे रहे हैं, उनको जरा बयां करिएगा।
कि इस बार का चुनाव जरूर फीका सा लगा कि कहीं प्रचार बहुत कम हुआ है, कहीं प्रत्याशी है इस वजह से भी चुनाव प्रचार में नहीं उतरे कि उनके नेता टिकट खजुराहो की लोकसभा की जो गठबंधन की सीट थी उसमें प्रत्याशी कांग्रेस का नहीं रहा ना समाजवादी पार्टी का रहा, इसलिए फीका रहा। लेकिन हमारे पास कुछ लोग खड़े हुए हैं जो वकालत करते हैं, उनसे पूछते हैं इस बार के क्या मुद्दे हैं, कल वोट पड़ना है और इसका मुद्दे को लेकर वे वोट डालने जाएंगे, किस तरह का मुद्दा रहे, क्या मुद्दा रहा इस चुनाव में। देखिए, खजुराहो बहुत पुरानी हमारे यहाँ की लोकसभा सीट है और निश्चित रूप से यहाँ का जो बैकवर्ड हमारा बुंदेलखंड माना जाता है, तो हम विकास चाहेंगे। हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो। आज आप देखिए स्वास्थ्य सेवाएं लचर हो चुकी हैं। हमारे जिला चिकित्सालय में रोजाना 28 से 3000 पेशेंट्स आते हैं, यही सब कुछ जिले से हैं। तो जब उन पेशेंट्स को हम बाहर भेजते हैं तो पता चलता है कि वो रास्ते भी कम तोड़ देते हैं। हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाएं इस क्षेत्र की बहुत अच्छी हो। जहां तक सांसद जी की बात है, बिल्कुल, तो स्वास्थ्य का बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और जनता कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करने पहुंचेगी। संजय लोहानी हमारे साथ सतना से जुड़े हुए हैं। संजय, सतना की जनता के क्या मुद्दे रहे हैं जिनको ध्यान में रख करके वो वोटिंग बूथ पर पहुंचेंगी और अपने मतदान का इस्तेमाल करने वाली हैं? ठीक है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं आपके पास लौटूंगी। महेंद्र दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, जनता के मुद्दों को समझाने की कोशिश करिएगा, तस्वीरें भी दिखाइएगा। महेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, तो महेंद्र से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी, चेक करिएगा, शायद महेंद्र को आवाज नहीं मिल पा रही। मैं एक बार फिर से प्रेरणा का रुख करना चाहूंगी। प्रेरणा, आप जनता से बातचीत कर रही थी, उनको मुद्दों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार जनता इस बार उन मुद्दों को कितनी मजबूती के साथ अपने वोटों में तब्दील करने वाली है और उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? मैं बातचीत करती हूँ कीर्ति कि जनता क्या इस बार उतनी मजबूती के साथ अपने मुद्दों को रखेगी? आप बताइएगा, मुद्दे तो बहुत से हैं, लेकिन क्या इस बार चुनाव में वो मजबूती से रखाएंगे? देखिए, मेन चुनाव जो होता है देश का विकास के लिए होता है, जिसमें हम पिछले लगभग 10 साल से देख रहे हैं कि विकास में कहीं कोई कमी नहीं रही है। पहले आप अगर ट्रेन से या रोड से कहीं जाएं तो आपको सोचना पड़ता था 20 किलोमीटर भी गाड़ी चलाने के लिए। आज अभी मैं रिसेंटली लगभग 500 किलोमीटर गाड़ी चला के आया हूं, कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि हमारे देश में विकास नहीं हुआ। सड़कें बेहतर, सड़कें लेके सब कुछ आप भी मानते हैं सड़कें? हाँ, सड़कें बेहतर हैं और शहर का भी चहुमुखी विकास हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और देश का तो हो ही रहा है। हाँ। और विदेशों में भी हमारी छवि जो है बहुत अच्छी हुई है। रीवा में कुछ गुंजाइश लगती है क्या आपको कि विकास की और भी गुंजाइश हो सकती है? हाँ, गुंजाइश है, वो चल रहा है और वो मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के दिमाग में सारी बातें हैं और उन्होंने अभी तक लगभग पिछले 10 सालों में रीवा की पूरी कायाकल्प कर दी है। जिधर भी जाएं आपको केवल विकास और विकास ही दिखाई दे रहा है, तो इस मुद्दे पर चल रहा है। बिल्कुल, शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है। मैं आपसे बात करी थी, आप कुछ मुद्दे उठा रहे थे इससे पहले। शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो देखिए क्या है कि पहले से अब में शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। पहले देखिए, अब हमको सही आंकड़ा तो नहीं मालूम है कि हमारे प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे। बिल्कुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको जनता ध्यान में रख रही है। रूपेश, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि राजनांदगांव के ऐसे क्या मुद्दे होंगे जिनको जनता कहीं ना कहीं इस बार बेहद महत्वपूर्ण ढंग से अपने चुनावों में दिखाएगी और कहीं ना कहीं उनको लेकर के जवाब भी देती नजर आएगी। रूपेश के पास मैं जाऊंगी। सत्यप्रकाश, आपका रुख करना चाहूंगी, यही सवाल आपसे भी है। बिल्कुल, देखिए, जनता के पास कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन हमने आज जब कई लोगों से बात की तो उनके लिए राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा है, लेकिन उनके लिए जो लोकल मुद्दे होते हैं, सड़क, बिजली, पानी, चूंकि मैं अंदरूनी इलाके में हूं तो वो भी मुद्दे हैं। तो मतलब मिला जुला कहीं ना कहीं मुद्दों का जोड़ जो है वो दिखाई दे रहा है। और इसीलिए चूंकि बस्तर का चुनाव हो या कांकेर का चुनाव हो या छत्तीसगढ़ में दूसरे कई ऐसे लोकसभा सीट है जहां पे ये माना जा रहा है कि कुछ लोकसभा सीटों पे तो एकदम कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अब वोटर, मतदाता किस पार्टी पे भरोसा जताती है,
किस कैंडिडेट पे भरोसा जताती है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन हाँ, जरूर है कि चुनाव कई सारी सीटों पे दिलचस्प जरूर रहने वाला है। अपने अपने दावे हैं। भाजपा कर रही है 11 की 11 सीटें जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उनके झोली में ज्यादा सीटें आएंगी। तो अपने अपने दावे हैं। लेकिन मुद्दों की बात करें तो राष्ट्रीय और लोकल दोनों मुद्दे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड पे जब बात करते हैं। बिल्कुल, तो दोनों के ही अब पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं जनता जो है वो इस बार अपना जो रुख है वो अपनाती हुई नजर भी आएगी। रूपेश, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। राजनांदगांव की सीट की अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री नजर आते हैं और एक तरफ वो चेहरा नजर आता है जो पहले से ही जीत यहां पर दर्ज कर चुका है। किसकी मजबूती देखने को मिल रही है? देखिए, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। जब से चुनाव यहां पर डिक्लेयर हुआ है, जब से भूपेश बघेल ने यहां से चुनाव लड़ने की बात कही है, तब से लगातार उनके बयान, उनको लेकर के जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के हमले हैं वो लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ भूपेश बघेल लगातार गांव के दौरे कर रहे हैं। एक दिन में 32, 30, 26 सभाएं कर रहे हैं, तो मेहनत पूरी कर रहे हैं। वो इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ संजय संतोष पांडे हैं, उनको भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको वोट मिलेंगे और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है उसका प्रभाव यहां पे मिलेगा। विधानसभा चुनाव में कवर्धा में बीजेपी को अच्छी जीत मिली थी, जो राजनांदगांव शहर है वहां पे जीत मिली थी। तो माना यह जा रहा है कि इन जगहों से भारतीय जनता पार्टी को लीड मिल सकती है। ग्रामीण इलाकों में यह देखना होगा कि कितने लोग भूपेश बघेल के साथ जाते हैं, कितने लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये दिलचस्प चुनाव है। कोई आकलन नहीं करा जा सकता क्योंकि दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि बहुत ही कड़ा मुकाबला है। बिल्कुल, बहुत कड़ा मुकाबला है और अब जनता ये तय करेगी कि आखिरकार वो इस मुकाबले में किसकी जीत यहां पर दर्ज करवाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।